लेकिन उन्हें ये नहीं पता लगा कि सामने सेकंड फ्लोर पे समा है और फोर्थ फ्लोर पे CNBC है। नीले शीशे होने की वजह से वो अपनी कार्रवाई में मसरूफ़ रहे, लेकिन जैसे ही रॉकेट फायर हुआ तो हम सारे हिल गए। और बात यह है कि हामिद मीर से इख्तलाफ कर लेते हैं हम फॉर द टाइम बीइंग। वो बहुत बुरा है, वो बहुत गद्दार है, उनको तो फांसी हो जानी चाहिए। यही बातें हो रही हैं ना। बिल्कुल। लेकिन जो बातें वो कर रहे हैं क्या गलत है? ये जो हुकूमत है पाकिस्तान की तारीख की सबसे कमज़ोर हुकूमत है। 6-7 सीटों पे कौमी असम्बली और 8-10 सीटों पे पंजाब असम्बली। हमारी अपोजिशन की नाअहली ने इन्हें मजबूत बना के रखा है। जिस दिन रूहानी कुव्वतों ने चाहना है उस दिन भैंस कॉलोनी कराची से कोई एक गवाला उठेगा और वो इस हुकूमत को ऐसे गिरा देगा। डे टू डे पाकिस्तान की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डे टू डे पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा सेठी। नाजरीन, आज हम आपके लिए जिस शख्सियत का इंटरव्यू लेकर आए हैं वो नहायत ही काबिल तारीफ़ है। उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए न डर और बेखौफ सहाफ़त की है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमें इतने शॉर्ट नोटिस पे टाइम देने के लिए। नहीं, यू आर ऑलवेज वेलकम। सर शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताएं, पाकिस्तान में रहते हुए सहाफ़त में आने का आपका ये तजुर्बा कैसा रहा है? यार सहाफ़त में ना मैं बस एक इत्तफाक था आ गया, वरना मैं अपनी आपको इस तरह नहीं समझता कि कहीं से भी मैं मीडिया के हवाले से एक फ़िट पर्सन बैठ सकता था। क्योंकि अगर मैं अपनी तालीम की बात करूं तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड लीडरशिप में मैं मास्टर्स करने के बाद CNBC को ज्वाइन करना और CNBC से फिर कंटिन्यू होते होते अब एक तवील अरसा गुजर गया है और अभी भी सीख रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप बहुत सारी शख्सियात को देखेंगे तो वो अपनी तालीम से मुताबिकत रखे, मतलब ऐसी फील्ड में नहीं आते। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कुदरत की तरफ से मेरे अंदर कुछ सलाहियतें थीं जिसका मुझे मौका मिला और मैं आ गया, कोई प्लानिंग के साथ नहीं आया। सर इतने साल से आपने सहाफ़त कर रहे हैं, बहुत से वाक़यात आपने अपनी आंखों से देखे होंगे। उनमें से एक वाक़या था श्रीलंका टीम पर जो हम अटैक हुआ था, उस बारे में आप क्या कहना है? वो एक बड़ा खौफनाक वाक़या था और उसमें मैं उन दिनों में CNBC में काम करता था और समा न्यूज़ सेकंड फ्लोर पे होता था, CNBC फोर्थ फ्लोर पे होता था। और सबसे मतलब अचानक वो कहते हैं ना कि धमाके की आवाज़ से हम लोग हिल गए। एक प्रोग्राम चल रहा था और उसमें एक रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट फायर हुआ और वो साथ वाली बिल्डिंग पे जाके लगा। इंजीनियरिंग कांग्रेस की बिल्डिंग जो कि लिबर्टी में है, उधर फोर्थ फ्लोर पे हमारा दफ्तर था। बाहर से शीशे सारे चूँकि नीले थे तो जो भी टेररिस्ट थे उन्हें महसूस यही हुआ कि सामने एक City 42 का कैमरा लगा था। एक गन्ने की रस वाली रेडी थी, उसमें City 42 कैमरा उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया। उन्होंने समझा कि ओके है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता लगा कि सामने सेकंड फ्लोर पे समा है और फोर्थ फ्लोर पे CNBC है। नीले शीशे होने की वजह से वो अपनी कार्रवाई में मसरूफ़ रहे, लेकिन जैसे ही रॉकेट फायर हुआ तो हम सारे हिल गए। तो ये जितनी भी आपको फुटेज पूरी दुनिया में चलती हुई श्रीलंकन हादसे के हवाले से नज़र आती है, ये मेरे कमरे से फिल्माई हुई थी जो वो फोर्थ फ्लोर पे था। और ये आसिफ शकील कैमरामैन हैं, उन्होंने अपने कैमरे में महफूज की और उसमें जिस तरीके से उन्होंने टारगेट करके मारा, आज भी वो एक सवाल है कि बिल्कुल साथ ही लिबर्टी का थाना है, आपका पूरा लाहौर जैसे एक मेन इलाका जहाँ आपकी सिक्योरिटी के दीगर इदारे भी हैं, बहुत सारे थाने भी हैं, लेकिन एक इतना टाइम उन्होंने कार्रवाई की और कार्रवाई करने के बाद वो आसानी से फ़रार हो गए। और बल्कि फ़रार की फुटेजेस देखेंगे तो वो ऐसे गए हैं जैसे कुछ शॉपिंग करने आए थे और शॉपिंग करने के बाद चले गए। बहरहाल ये कॉन्स्पिरेसीज़ हैं और उसमें पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ वो तो अपनी जगह पे है। और जो जिस तरीके से पहली दफ़ा हमने देखा कि हमारे एलीट फोर्स के जवानों को चुन चुन के शहीद किया गया, और मैं ज़ाती तौर पे उनकी शहादत को ज़्यादा फ़ील इसलिए करता हूँ कि वो बस नाहक ही मारे गए। उन्हें बचाया जा सकता था क्योंकि जिस तरह की टारगेटेड कार्रवाई थी उस कार्रवाई में उन्हें कोई आ जाना चाहिए था किसी न किसी को। लेकिन मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन बहरहाल एक खौफनाक मेरी ज़िंदगी का ये वाक़या है।
अच्छा सर, देखा जाए तो आप ब्रॉडकास्ट मीडिया और सोशल मीडिया यूट्यूब दोनों पर हैं, जी हाँ। तो क्या फ़र्क पाया आपने इन दोनों में, और क्या प्रोज और क्या कॉन्स हैं दोनों के? यार प्रोज एंड कॉन्स दोनों के हैं। सबसे बड़ा जो इन दोनों का प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा सोशल मीडिया पे वैसे तो मुमकिन नहीं है इसको अप्लाई करना, लेकिन मैं फिर भी इसे ले आता हूँ कि कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। हमारे इधर पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स पर भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है जो ब्रॉडकास्ट है। इसी तरह सोशल मीडिया तो वैसे ही शतर बेमहार है। तो कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि आपका जब मीडिया आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता, वो कंट्रोल्ड मीडिया होता है। अब कंट्रोल वो आपके हाथों नहीं किसी और हाथों से हो रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ कंट्रोल मीडिया है, ये तमाम मीडिया पूरा तरीके से कंट्रोल्ड है। आपने कंट्रोल नहीं किया, दूसरों ने कंट्रोल कर लिया। तो इस तरीके से बहरहाल क्रेडिबिलिटी की अगर बात करेंगे तो सोशल मीडिया की तो क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा वो कहते हैं डाउटेड है। सर अभी आपने ये बात किया, अब सोशल मीडिया पे अगर फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा है और ये ब्रॉडकास्ट मीडिया कंट्रोल्ड है, तो सर ऑथेंटिक न्यूज़ कहाँ से यूज़र लेगा? नहीं देखें, अब बात ये है कि आप CNN की बात कर रहे हैं, आप BBC की बात कर रहे हैं, आप फॉक्स न्यूज़ की बात कर रहे हैं, दीगर और इदारों की बात कर रहे हैं। एक बात जहन में रखें, ये तमाम के तमाम लोग आपको एजेंडे की बुनियाद पे ख़बरें देते हैं। बिल्कुल। और अगर आप ये कहें कि कहीं से आपको सही खबर मिल सकती है तो वो सिर्फ एक है कि आप TV बंद करके बैठ जाएं और इस खबरनामे से दूर रहें। ये है आपके लिए सही खबर। मतलब बंदा देखे कुछ ना। बंदा देखे ही कुछ ना। लेकिन अब ऐसा भी मुमकिन नहीं है। तो उसमें यह है कि आप सिर्फ अगर अपने आप को इंटेंशनली इस चीज़ की तरफ ले आएँ कि थोड़ी सी तहकीक करनी, तो एटलीस्ट आप अगर फेक खबर पे भी यकीन करेंगे तो आप एटलीस्ट अपने जहन में इतनी सी एक सेटिस्फेक्शन तो रखेंगे ना कि मैंने थोड़ी सी तहकीक की है। लेकिन इस वक्त आपकी तहकीक का रिवाज ही कोई नहीं। सर आजकल हामिद मीर साहब बहुत ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, उनके एक बयान के बारे में जो उन्होंने आर्मी पे किया है, इस पर आपकी क्या राय है? उन्होंने पहली दफ़ा किया है, वो तो हमेशा से कर रहे हैं। वैसे भी वो आर्मी के हमारे ब्लू आर्ट बॉय हैं। और बात यह है कि हामिद मीर से इख्तलाफ कर लेते हैं हम फॉर द टाइम बिंग। वो बहुत बुरा है, वो बहुत गद्दार है, उनको तो फांसी हो जानी चाहिए, यही बातें हो रही हैं ना। बिल्कुल। लेकिन जो बातें वो कर रहे हैं क्या गलत है? सवाल है ना मेरा। बिल्कुल। तो बेहतर तो इसमें यह है ना कि आप उन बातों का जवाब दें, उन बातों का जवाब दे के मामला ठीक कर दें, साबित कर दें कि वो गद्दार है। आप बातों का जवाब भी नहीं देते, आप खामोश भी रहते हैं और आप उसे बुरा भी कहते रहते हैं। कहने से थोड़ी हो जाता है। आप छोड़ दें किसने XYZ ने हामिद मीर को साइड पे कर देते हैं 2 मिनट के लिए। ये बात कोई ऐसा बंदा कर देता है जो एक आम पाकिस्तानी है, ये कोई ऐसा बंदा बात कर जिसे आप आमतौर पे मुहिब्बे वतन समझते हैं। आप इन बातों को जवाब दे दें क्या ऐसा है, और अगर ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप खामोश क्यों हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी, पाकिस्तान की एक बड़ी बदकिस्मती है। पाकिस्तान के अंदर हामिद भी तो बुरा है ना, डॉक्टर शाहिद मसूद तो बुरा नहीं था। हामिद भी तो बहुत बुरा है ना, वो तो गद्दार है। डॉक्टर शाहिद मसूद तो बिल्कुल बुरा नहीं था, वो तो एक पाकिस्तानियों की बात करते थे, पाकिस्तानी इदारों की बात करते थे। उनका क्या कसूर था जो उन्हें निशान इबरत आपने बना दिया। एक बात बताऊं आपको मैं, और मैं बड़ी कैटेगोरिकली और पहली दफ़ा ज़िंदगी में बात करने जा रहा हूँ। दुनिया भर के अंदर इदारे अपने हम ख्याल लोगों का ख्याल रखते हैं, पाकिस्तान में ये रवाज नहीं है। पाकिस्तान में हमारे इदारे जो हैं ना, उनका ख्याल रखते हैं जो हामिद मीर जैसे खुल के बात करते हैं। आओ, तो सर वो ब्लैकमेलिंग में चली जाती है ना बात। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है ना कि वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। अब एक छोटी सी बात है, मैं एक दफ़ा, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक टॉप हाईएस्ट लेवल ऑफिसर का फंक्शन था। उस फंक्शन के अंदर हामिद मीर साहब जिन्हें ये बुरा कहते हैं, आसमा शराजी साहिबा जिन्हें ये बुरा कहते हैं, नजम सेठी साहब जिन्हें ये बुरा कहते हैं, वो तमाम लोग आए थे और उनसे गले मिल मिल के जनाब उनकी वेलकम हो रही थी। लेकिन जितने अच्छे लोग थे, जिनमें हम ज़ैद हामिद को कह लेते हैं, वो तो चले अच्छे हैं ना, चले हम उनमें डॉक्टर शाहिद मसूद को कह लेते हैं,
चंद और लोग, उनमें से कोई भी नहीं आया था क्योंकि बुलाया ही नहीं गया था। आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें। तो कहने का मकसद ये है कि ये सिर्फ बिल्ली चूहे का खेल है, इन बातों पे नहीं आना। ये ब्लू आइड बॉयज़ हैं और इन लोगों को अगर बातें, मिसाल है कि अगर आपको सवाल बुरा लग रहा है, अब बंदे को छोड़ें, सवाल का जवाब दे के कहानी ख़त्म करें, वरना छोटी छोटी बातों पे आप आके बात कर लेते हैं। लेकिन अगर इस किस्म का नैरेटिव चल रहा है तो आपके कह देने से कुछ नहीं होना कि वो बुरा है या वो गद्दार है, ऐसा नहीं होता। सर, देखा जा रहा है पाकिस्तान में आजकल कुछ सहाफ़ियों पे अटैक्स भी किए जा रहे हैं, तो आप जिस तरह सहाफ़त कर रहे हैं, ना डर होके, बेखौफ होके, आपको डर नहीं लगता है? किस बात से डर लगेगा? बात है ना, यही कि अटैक ना हो आप। ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मामलात होते रहे हैं, होते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात जब तक आपके साथ है, ये हिम्मत अल्लाह की देन होती है, इंसान की कोई औकात नहीं होती, ठीक है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की देन होती है और अल्लाह ताला चला रहा है। और बाकी जो बात मैं कर रहा हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस वक्त भी वो बातें करता था जहाँ आज सब लोग कर रहे हैं, जिस दौर में लोग बातें करते हुए डरते थे। मेरा जो एक नैरेटिव बहुत ज़्यादा शायद लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगता है। लेकिन मैं हक़ पे कोशिश करता हूँ बात करूँ, और अगर किसी को मेरी हक़ की बात बुरी लगती है तो 100 दफ़ा लगे, और उससे जो बन पड़ता है वो कर ले। तो यकीनन जितनी हमारी हिम्मत होगी हम भी उसको घर तक पहुँचाएँगे, ठीक है। सर, अगर पाकिस्तान की इस वक्त हालिया गवर्नमेंट की बात करें तो आपको क्या लगता है, आप सेटिस्फाई हैं इस गवर्नमेंट से? यार, आप सेटिस्फाइड हैं? सर, मेरा तो आपसे क्वेश्चन है। पूछ रहा हूँ ना, एक आप भी तो एक इंसान है ना, आप सेटिस्फाइड? नो सर, आई एम नॉट। देखिए, बात ये है कि इमरान खान साहब अपनी गुफ्तगू में बहुत अच्छे हैं, लेकिन बातों से चीज़ें नहीं चलती। मुझे नहीं पता अभी क्या हो रहा है, लेकिन मैं अब PNN में जब जाके लोगों के साथ जब मिलता हूँ शो में, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। मेरा एक सवाल और मेरा एक मुतालबा है हुकूमत से कि आप अपना काम जैसा भी करते रहे, क्योंकि एक लंबी चौड़ी मुझे एक PTI की सेनेटर हैं, उन्होंने अपनी कारकर्दगी की भेजी, तो मैं बड़ा इस चीज़ पे खुश हुआ, मैंने थम अप भी किया उन्हें। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये सोच रहा था कि ये कैसी तरक्की का आम आदमी बिल्कुल गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। अभी चूँकि बजट आने वाला है, तो मेरा एक हुकूमत को मशवरा है कि आप पूरे मुल्क का बजट जब पेश करेंगे, तो यकीनन वो एक मुश्किल काम है, तो उन्हें मैं आसान काम दे देता हूँ कि वो एक आम घर का बजट जो कि 17,000 कमाने वाला बंदा है, या 20,000 कमाने वाला बंदा है, या 30,000 रुपये कमाने वाला बंदा है, उसका एक बजट बना के उन्हें दे दें, ताकि वो एक छोटे आसान बजट वाले काम करके, ताकि लोग अपने अपने ज़िंदगियों में मुतमईन हो जाएं और वो घरों के अंदर रहना पसंद करें, रोज़ जीना, रोज़ मरने की अजियत से निकल आएँ। उसके बाद आप पूरे मुल्क का बजट बनाएं, जो भी करना करें। उन्होंने बजट बढ़ा देना, बाद में महंगाई और कर देनी। महंगाई तो होनी है ना, महंगाई देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं, बड़े अच्छे इंसान है ना, वो कहते हैं कि मैं कल उन्होंने परसों कल गालिबन उन्होंने, या जो भी है लास्ट, उन्होंने कौम से टेलीफोनिक जो भी राब्ते आजकल करते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा है कि मैं बड़ा दुखी होता हूँ महंगाई को देख के। तो ये ऐसे कहते हैं कि क्या उसे कहते हैं कि ये चलते हैं, शिफा देता है। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाम एक शेर है कि शिफा देता है ज़ख्मों को तेरा मरहमी लहजा, मगर जो दिल पे चलते हैं वो आरे भी तुम्हारे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, इमरान खान साहब, इज़ अ वेरी नाइस गाय, लेकिन उनका दर्द ऐसा कि वो भूल जाते हैं। फिर वो उनकी जो ज़ोजा माजदा हैं, वो उन्हें याद कराती हैं कि देखें, होश में आएँ, होश में आएँ, आप वज़ीर आज़म हैं। आप जब जुल्म कहते हैं, मैं टीवी पे देखता हूँ तो मुझे बड़ा लगता है कि मैं, ये क्या हो रहा है बुशरा, देखो क्या हो रहा है। मैंने कहा हज़ूर यार, मैंने होश ही चाहो, होश ही चाहो, सरताज तुसी वज़ीर आज़म हो, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये हुकूमत जो है बड़ी चल रही है, लेकिन एक आम आदमी बेचारा सर ठीक कुछ नहीं है। 2-2.5 साल इस हुकूमत के बाकी है, जो वादे किए थे पूरे हो पाएंगे आपको लगता है? मैं सबसे पहले तो सवाल ये है ना, देखें, इस हुकूमत के बारे में ना, मैंने एक खलीलुर रहमान कमर साहब का एक शो था कैपिटल, वो पब्लिक टीवी में, तो उसमें मैंने एक बात उनसे कही थी। मैंने कहा जी, बात यह है कि ये जो हुकूमत है पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे कमज़ोर हुकूमत है।
6-7 सीटों पे कौमी असम्बली और 8-10 सीटों पे पंजाब असम्बली। हमारी अपोजिशन की नाअहली ने मजबूत बना के रखा है। लेकिन असल में अपोजिशन की नाअहली से ज़्यादा वो रूहानी क़ुव्वतें हैं, ठीक है ना। लोग गैबी क़ुव्वतें कहते हैं, तो मैं गैबी क़ुव्वतें नहीं कहता, मैं रूहानी क़ुव्वतें कहता हूँ। तो आपको लगता है ये रूहानी क़ुव्वतें 2023 के इलेक्शन में काम आएंगी इनके? मेरा ख्याल है कि रूहानी क़ुव्वतें भी नको ना कोई पड़ी हैं ठीक है ना, रूहानी क़ुव्वतों को भी लग पता गया है। और 2023 इनका अच्छा, यहाँ एक बड़ी मज़े की बात यह है कि इस वक्त जो है ना सियासी शहादत बहुत ज़्यादा दरकार है हुकूमत को। लेकिन अपोजिशन जो है नाअहली के बावजूद इस चीज़ पे बहरहाल मुत्तफ़िक है कि वो सियासी शहीद का दर्जा नहीं लेने देगी। तो ऐसा आमतौर पे होता है कि जब दरमियान में हुकूमत उचक ली जाती तो बाद में कहा जाता है देखा मुझे तो टाइम ही पूरा नहीं करने दिया गया था। तो ये टाइम पूरा करने के चक्कर में 2023 तक टाइम ज़रूर पूरा होगा, लेकिन उसका जो क्या खमियाजा भुगतना पड़ सकता है मुझे नहीं पता। मेरी इमरान खान साहब से कोई दुश्मनी तो नहीं, वो हमारे वज़ीर आज़म है, उनकी कामयाबी हमारी कामयाबी है। लेकिन मैं जब उनकी गुफ्तगू देखता हूँ, उस गुफ्तगू में मुझे नज़र आता है कि यार एक आम आदमी का दर्द तो है लेकिन उसका दवा नहीं है, हल कोई नहीं है। देखिए ना अच्छा बात जो हम कर रहे थे रूहानी क़ुव्वतों की, जिस दिन रूहानी क़ुव्वतों ने चाहना है उस दिन भैंस कॉलोनी कराची से कोई एक गवाला उठेगा और वो इस हुकूमत को ऐसे गिरा देगा, ठीक है। और जब नहीं चाहना तो फिर ऐसी तगड़ी अपोजिशन होने के बावजूद भी हुकूमत कायम और दायम रहती है। इससे बड़ी क्या बात है कि आपकी नंबर गेम भी कोई नहीं। आप बेसिकली देखा जाए इस निज़ाम के अंदर तो आपकी स्टैंडिंग बहुत वीक है और तड़ियाँ आप ऐसे लगा रहे हैं जैसे बहुत आपसे बड़ा कोई पहलवान कोई नहीं। दूसरा, आप ये जहांगीर तरीन साहब का मामला देख लें, छोड़ दें हम अपोजिशन की क्या बात कर रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब के पास जितने लोग बैठे हैं वो सिर्फ आंख का इशारा कर देता हुकूमत चली जाती। क्यों नहीं जा रही? कोई तो रीज़न है ना सर। रूहानी क़ुव्वतें जिंदाबाद, ठीक है ना। बस हकीकत में जो रूहानियत का अंसर हमारी सियासत में है वो हमेशा से था, है और मेरा ख्याल रहेगा। सर, जाने से पहले जो नए स्टूडेंट्स जो हैं, जो जर्नलिज्म में आ रहे हैं, सहाफ़त में आ रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? यार उनको पैगाम मैं ये देना चाहूँगा कि इस सहाफ़त को जिस दौर में उन्होंने आंखें खोली हैं उस दौर में बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, एथिक्स कोई नहीं है। तो ये एक जो लड़ाई है, ये जो जंग है, कौन कितना बड़ा ज़्यादा बेहुदा है, कौन कितना ज़्यादा झूठ अच्छा बोल सकता है। तो कोशिश करें कि इस चीज़ को सोचें कि सहाफ़त ये नहीं है जो इस वक्त नज़र आ रही है। पुराने सहाफ़ियों को थोड़ा सा पढ़ लें, देख लें, अपने नॉलेज को ज़रूर इसमें आप इजाफ़ा करें, क्योंकि आप इस वक्त अगर देखेंगे तो आपके सोशल मीडिया बेसिकली सहाफ़त जो है वहाँ इस वक्त पनप रही है। मैंने तो अब एक मज़े की बात देखी है कि वो रिक्शे के पीछे लिखा था कि 3 महीने में माहिर एंकर बनी है, ठीक है। तो अब तो माशाल्लाह हालात ये हैं कि हमारा आज तक हम एंकर बनने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे एंकर नहीं बना जा रहा। आज तक हम अपनी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, रींग रहे हैं, अभी तक चलना नहीं सीखा। लेकिन आज आप रिक्शे के पीछे जब पढ़ना शुरू कर देंगे कि रिपोर्टर बनने के लिए ये कोर्स और एंकर बनने के लिए ये कोर्स और माहिर एंकर बनने के लिए आप ये, तो फिर आप समझ जाएं कि हम कहाँ खड़े हैं। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। उसामा साहब बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। तो नाजरीन, ये था हसन हाशमी साहब का इंटरव्यू। इसी तरह के और इंटरव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए डे टू डे पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।